नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं न्यू चैप्टर जगत कवक। वैसे तो ये न्यू चैप्टर नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया था शुरू में कि अध्याय 2 है, इसको 3 भागों में बांटेंगे। एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, है ना। अभी हम लोग चल रहे हैं कवक जगत में। क्लियर है। तो कवक जगत में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम छोटी छोटी बातें। वो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि कवक जगत को स्टार्ट करने के लिए आपको ना एकदम छोटी छोटी बातों को समझना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले कवक जगत क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा से। कवक होते क्या हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकीय पर्णहरिम रहित। देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। आपको बताया गया था जो मोनेरा जगत है, उस मोनेरा जगत में ही आपको क्या दिखेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले दिखेंगे, जीव दिखेंगे, है ना। उसके बाद प्लांटिज हो, चाहे कवक हो, चाहे एनिमिलिया हो, इन सब में यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव मिलेंगे। ओके, तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तो यूकैरियोटिक कोशिका। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, है ना। और ये बहुकोशिकीय होते हैं। आपको तो पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या समानताएं हैं, सॉरी क्या असमानताएं हैं। उसी तरह से होता है आपका बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। तो आपको बता दूं कि जो मोनेरा जगत है वहाँ पर एक कोशिकीय जीव पाया जाता है, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय पाया जाता है ना, लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका प्लांटी में भी बहुकोशिकीय पाए जाते हैं, और जिस तरह से कवक में पाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर जिसका शरीर है केवल एक कोशिका से मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय, और जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। जैसे कि हम लोग बहुकोशिकीय हैं, है ना। तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। ओके, आगे आता है पर्णहरिम रहित। मतलब ये पर्णहरिम जिसमें रहेगा उसमें ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, बट इसमें पर्णहरिम नहीं है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। मतलब ये मृतोपजीवी हो सकता है ना, दूसरे पौधे में रह सकता है। हालांकि ये प्लांट जगत के अंतर्गत नहीं आता। ये जो कवक है, कवक है ना, कवक जगत है, फंजाई जगत है, बट ये प्लांट जगत में रह सकता है। क्लियर है ना। उस जगत के अंतर्गत रखेंगे नहीं। जैसे कि जो सर्प है वो बिल में रहता है, तो बिल का रहने वाला बोलेंगे, लेकिन वही सर्प पानी में भी रह सकता है क्या। इसी तरह से जो कवक है वो पादप जगत में भी रह सकते हैं, लेकिन उसको पादप जगत के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी बात, उसके अंतर्गत जीवन यापन कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन आएगा किसमें, कवक जगत में। आगे आता है कोशिका भित्ति युक्त। मतलब सीधी बात है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। सुकायवत शरीर। ये सुकायवत का मतलब क्या होता है आपको बता दूं, एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ पहले तो, है ना। वो वैसे तो सुकायम बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं हर टीचर्स। तो मैं बता दूं, जिस पौधे में पत्ती बनती है ना, और फल बनते हैं, तना बनते हैं, फूल बनते हैं, ये सब आपको अगर दिखाई दे रहा है तो वो आपका ना हो गया शाखित, हो गया शाखित। क्या हो जाएगा वो, शाखित। ठीक है ना। और अगर ये बहुत बड़ा हो गया, पेड़ बन गया, तो शाखित ही रहेगा। ठीक है ना। और मान लो जाए शुरुआती दौर में इसमें तना बस बन रहा है और पत्ती नहीं बन रहे हैं, पत्ती की तरह दिखने वाला कुछ और बन रहा है, पुष्प नहीं बन रहा है, फल नहीं बन रहा है, मतलब सीधा ऐसे बात, ऐसे केवल ऐसे टाइप से दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। कवक कवक देखें क्या, जैसे कि कवक हमारे पास क्या है, कुकुर मुत्ता ऐसा रहता है, देखे नहीं। तो इसमें कहाँ पर किसको पत्ती बोलेंगे, किसको तना बोलेंगे, और किसको फल बोलेंगे। तो इसको हम लोग सुकायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुकायक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये अलग उसको बोलते हैं शाकित बोलते हैं, और एक होता है साकीय, होता है साकीय। साकीय में शाखित बोले यहाँ पर, ये साकीय। ये साकी क्या है, साकी मतलब सीधी बात यही पौधा को बोलते हैं, लेकिन इनका छोटा रूप को हम लोग बोलते हैं साकीय बोलते हैं। क्लियर हो गया। ओके, और परजीवी। अब परजीवी का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, जो कि दूसरे के शरीर में जीवनापन करते हैं, है ना। आगे आता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब सीधी बात यह है कि जो सड़े गले पौधे में, सड़े गले जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्लियर हो गया। ओके, इनकी कोशिका भित्ति फंगल सेल्यूलोज। फंगल सेल्यूलोज, आपको पता है कि प्लांटी जगत में जो कोशिका भित्ति होती है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर ये फंगल है ना, फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है और काइटिन की बनी होती है। तो इसको एक साथ बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकीय पर्णहरिम रहित कोशिका भित्ति युक्त सुकायवत शरीर वाले परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। कौन, कवक। क्लियर हो गया। ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकीय एवं पर्णहरिम रहित कोशिका भित्ति युक्त सुकायवत शरीर वाले परजीवी अर्थात अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति फंगल सेलुलोज तथा काइटिन की बनी होती है। ये सब क्या है, कवक है ना। तो आपको बता दूं कि मैं प्रबोध के आधार पर चल रहा हूँ, है ना। इसके आधार पर जो जो बुक में आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे वो पॉइंट मैं आपको बताते जाऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा आगे पॉइंट चलते हैं। आगे आता है आवास स्थान।
ये जो टॉपिक है वो नॉर्मल जानकारी के लिए है, ठीक है ना, तो नॉर्मल जानकारी ही लेंगे, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। क्लियर है। आगे आता है आवास स्थान, है ना। अब इस वीडियो को आप नॉर्मल अपने एंटरटेनमेंट के देखें, मस्त है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मेन कई जन क्या होते हैं कि डायरेक्टली मेन पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं, नहीं, ये छोटी छोटी पॉइंट आपको एकदम क्लियर करते हो जाओगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर करोगे आगे, है ना, क्योंकि बीच बीच में जब बड़ा पॉइंट आएगा उसमें जो छोटी छोटी बात आएंगी उसको आप लोग क्लियर नहीं कर पाओगे, तो मैं छोटी छोटी बातों से आगे आपको क्लियर करवाते जाऊँगा। ओके, धीरे में खीर है यार, धीरज रखिए, ठीक है। आवास स्थान, तो सीधी बात ये है, ये सबको मैं लिखाऊंगा नहीं, आप पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ से वर्धी प्रजनन लैंगिक प्रजनन में जाऊँगा, ठीक है। तो आवास स्थान क्या है, कवक है, जल थल वायु तीनों जगह रहता है, मतलब ये सर्वव्यापी होता है, ठीक। दूसरा, कवकों के लक्षण, अब लक्षण में क्या करेंगे, कवक का शरीर क्या होता है, सुकायिक होता है, तंतुवत होता है, ठीक है ना, कवक जाल में बनते हैं, ये सब उसका लक्षण है, ये सब कोई जरूरी नहीं है अपने को पढ़ना, है ना। आगे आता है कवक का कवक तंतु, तो ये सब क्या है, कवक तंतु है, कवक तंतु के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं कुछ, है ना, जैसे कि एक हाथ बता देता हूँ मैं, राइजोमार्फ जी, राइजोमार्फ। अब ये क्या है, अब यही चीज़ कहीं पर आप सुनोगे तो राइजोमार्फ बोलूँगा मैं तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा है आप छोटी छोटी बातों को समझ लें। राइजोमार्फ क्या है ना। तो कुछ ऐसे जाति के कवक होते हैं जिनके तंतु, ये एक का तंतु हो गया, दूसरे का तंतु हो गया, कुछ ऐसे जाति के कवक होते हैं जिनके तंतु आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक धागे जैसी संरचना बनाते हैं। इसका तंतु ये छोटा सा, इसका तंतु ऐसे, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाला एक का हो गया, ये दूसरे का हो गया, इसको मैं बड़ा बड़ा बना दिया था ऐसे, तो इसको से ऐसे मिला दो, कोई बड़ी बात नहीं, इसका दायर से मिला दो और मिला दो ऐसे, मतलब ये आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और एक धागे जैसी रचना का निर्माण करते हैं, इसी रचना को हम लोग बोलते हैं राइजोमार्फ, ठीक है। दूसरा आता है आपका स्ट्रोमा, क्या होता है, स्ट्रोमा, कुछ ऐसे कवक होते हैं जो कि कुशन काय रूप धारण कर लेते हैं, कुशन काय रूप ग्रहण कर लेते हैं, क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। अभी कुशन क्या है, तो छत्तीसगढ़ में आप रहते हो तो मैं बता दूं कि जैसे कि आप सुने होंगे कि मैदान में कुश पैदा है, कुश ऐसे लंबा लंबा सा, ठीक है, ऐसे, इसमें ना जब पैर लगती है ना एकदम कांटे की तरह चुभ जाती हो, ठीक है ना, तो कुशन क्या होता है, मतलब सीधी बात है कि एकदम सीधा सीधा हो जाता है, ये वाला जो कवक है वो, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो ये छोटी छोटी बात है, ठीक है। आगे आता है पोषण, मैं क्या बताया था आपको कि मैं नौबोध के आधार पर जा रहा हूँ, मतलब ये हर एक पॉइंट को बता रहा हूँ मैं लाइन से, ठीक है ना, ये सब आप पॉइंट बुक में आपको मिलेगा। पोषण, अब पोषण क्या है, तो सीधी बात है कि जो कवक है वो क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं, है ना, मतलब दूसरे के ऊपर जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है आपका परजीवी हो सकता है, परजीवी और मृतोपजीवी में क्या फ़र्क है, देखिए तो थोड़ा से, मान लो जाए ये कवक है मेरे पास, एक क्या है, कवक, है ना, तो यदि ये सड़े गले पदार्थ में रहता है, जैसे कि ये पौधा है, ये पौधा मर गया, मृत हो गया, और मृत होने के बाद ये क्या हो गया, सड़ गल गया, अब उसमें जीवन व्यतीत करेगा, तो इसको इस कवक को हम लोग बोल देंगे क्या, मृतोपजीवी, क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी। या कोई जंतु है वो मर गया, उसका सड़ा गला पदार्थ है उसमें, तो ये हो गया मृतोपजीवी। और ये परजीवी क्या है, परजीवी का मतलब क्या होता है कि ये कवक है और एक पौधा है, ये क्या है, पौधा है, तो ये वाला पौधा मृत नहीं रहेगा, ये भी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा, ये पौधा जिंदा, इसी के ऊपर जब रहेगा ना ये, तब इसको हम लोग बोलेंगे परजीवी। तो ये छोटी छोटी बात बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है क्योंकि आप 2 साल गैप कर लिए हो, है ना, ठीक है, कोरोना काल में, तो आप परजीवी मृतोपजीवी है ये अच्छा से क्लियर कर लीजिए। ओके, चलिए आगे हम लोग बोलते हैं कवकों में प्रजनन, इसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपको बताऊंगा कि कवक जगत में बहुत सारे उदाहरण आएंगे, जैसे कि म्यूकर आएंगे, है ना, तो वो सब कवक को समझने के लिए सब कवक में उसका क्या आएगा, प्रजनन आएगा। तो उसके लिए ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को अच्छा समझ लीजिए कि एक्चुअली में यहाँ पर कितने प्रकार के प्रजनन होते हैं और प्रजनन की क्या क्रिया होती है, ठीक है, ये अब अगर क्लियर कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे आपको, ठीक है। तो चलिए कवकों में प्रजनन, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कवकों में प्रजनन को समझाइए, है ना, तो सभी प्रजनन को समझाइए। अक्सर तो ये आता नहीं है, आपको बता दूं, लेकिन
जब आप नए बड़े क्वेश्चन हल करोगे ना, तो ये सब आपको एकदम ज़रूरी है करना, ठीक है। आपको बता दूंगा मैं अचानक कि द्विखंड अंदर होता है, जैसे कि किसी कवक में जो प्रजनन है वो द्विखंड अंदर होता है, तो आपको जब तक द्विखंडन पता ही नहीं है तो कहाँ समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए कवकों में प्रजनन हम लोग चलते हैं। तो कवकों में जो प्रजनन है वो 3 विधियों द्वारा होता है पहले तो, ठीक है। कितने विधि द्वारा है? 3 द्वारा। एक विधि का नाम है आपको वर्धी प्रजनन, है ना, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका नाम है अलैंगिक प्रजनन, जिसको हम लोग बोलते हैं असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं लैंगिक प्रजनन, जिसका नाम है आपका सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो आपको बोला जाएगा कि वर्धी प्रजनन के अंतर्गत किसी एक का नाम दिया जाएगा, जैसे कि ये मेरे पास कवक ए है, तो इस कवक एक में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, ऐसा बोलूँगा मैं। कवक बी में अलैंगिक प्रजनन पाया जाऊँगा, ऐसे बोलूँगा मैं, ठीक है। और कवक ए में वर्धी प्रजनन पाया जाएगा, ऐसे बोलूँगा मैं। तो ये तो आपको समझ आ जाएगा कि लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और वर्धी प्रजनन। अब इसी को मैं कैसे बोलूँगा कि कवक ए में वर्धी प्रजनन है, वहाँ खंडन द्वारा होता है, या द्विखंड द्वारा होता है, या तो मुकुलन के द्वारा होता है, तब दिक्कत आएगी आपको। मैं बोलूँगा कि कवक ए में अलैंगिक प्रजनन है, वो आइडिया द्वारा होता है ना। यहाँ पर दिक्कत आएगी ना, तो इसी को समझना है आपको। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग वर्धी प्रजनन में। चलिए तो वर्धी प्रजनन क्या है, देखिए तो वर्धी प्रजनन पहला आएगा आपको द्विविखंडन। क्या होता है? द्विविखंडन, है ना। तो इसमें मैं डिटेल करूंगा नहीं, एकदम सिंपल बोल रहा हूँ, एक लाइन में आपको समझना है कि इस प्रकार के जो जन होते हैं ना, उनमें जो एक कोशिका होती है, कितने कोशिका होती है? एक कोशिका होती है, वो सामान्य विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिका में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। जो विकसित होकर ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या करेगा? नए जीव का निर्माण करेगा, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग द्विविखंडन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया कैसे होती होगी, देखे तो थोड़े से। ये सबसे पहले एक कोशिका है ना। इस कोशिका के अंदर एक होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो सबसे पहले ये केंद्रक ना वो 2 भागों में बढ़ता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। जब केंद्रक विभाजित हो जाती है ना, तब किसका विभाजन शुरू हो जाता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य कौन है? ये है अंदर का है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है नहीं। इसका विभाजन शुरू होता है, तो ये इसका विभाजन। अब लास्ट टर्म क्या हो जाता है? ऐसे 2 नए जीव क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। इसको बोलते हैं द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। तो ये वर्धी प्रजनन का पहला पॉइंट, द्विविखंडन क्या है, समझ आ गया कि कुछ ऐसे प्रजनन होते हैं जिसमें कोशिकाएं होती हैं वो सामान्य 2 भागों में क्या होती है? विभाजित हो जाती है, द्विविखंडन कहते हैं। आगे आता है खंडन, है ना। खंडन मतलब बहुत भागों में टूट जाना, ठीक है। इसको विखंडन भी कहते हैं कई बार। ये द्विविखंडन है, अलग बात करते हैं। ये विखंडन और विखंडन, वैसे तो विखंडन और खंडन अलग अलग है, बट ना कई बार यूज़ कर देते हैं विखंडन के लिए खंडन को, है ना। तो खंडन क्या है? ये 2 भागों में बटा, द्विखंड कहेंगे। तो ये खंडन क्या है? बहुत भागों में बढ़ जाएगा, सीधी बात, अंकुरित टाइप से, है नहीं। तो खंडन में ऐसी होता है, देखिए कि कुछ कवक में कवक तंतुओं के खंडन की क्रिया बाह्य बलों के द्वारा हो सकती है। किसमें? कवक में। क्या बोला, उसको रिपीट करके सुनिए कि कुछ कवक में जो कवक तंतु है उसका जो खंडन की क्रिया है वो बाह्य बलों के माध्यम से होता है। मतलब ये कोशिका है, बाह्य बल इसमें लगेगा ना, तो ये बहुत भागों में क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा, और प्रत्येक भाग एक नए जीव का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये होगा आपका खंडन। और अभी तो मैंने बताया कि बाह्य कारकों के कारण होता है, बाह्य कारकों के माध्यम से होती है। लेकिन आपको बता दूं कि खंडन स्वयं से भी होते हैं। वे स्वयं अपने भागों में क्या कर सकते हैं? खंडित कर सकते हैं। प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण करेगा। क्लियर हो गया, है ना। और ये खंडित होने के बाद तुरंत ही नए पौधे का निर्माण नहीं करता है। ये खंडित होने के बाद ना नए जीव का निर्माण नहीं करता है, नए कवक का निर्माण करता है। ये क्या करता है? अनुकूल अवस्था आने पर ही नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। इसको बोलते हैं खंडन। सीधी 2 लाइनें बता दूं, 2 भागों में बढ़ गया द्विखंडन, बहुत भागों में घट गया, बढ़ गया तो खंडन। अब आता है मुकुलन। क्या आता है? मुकुलन, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए तो इस प्रकार के जनन में, है ना, एक पैतृक कोशिका से, ये पैतृक कोशिका हो गया, इस पैतृक कोशिका से छोटी उभार युक्त एक संरचना निकलती है। देखो तो ऐसे आप देखे होंगे आलू में थोड़ा सा सूप, क्या बोलते हैं उसको? पिग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। वह टाइप से निकल जाते हैं। छत्तीसगढ़ी में जरी बोलते हैं उसको। वह टाइप से कुछ निकल जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन में, मुकुलन बता रहा हूँ मैं, इस प्रकार के प्रजनन में जो पैतृक कोशिका है, मुख्य कोशिका को पैतृक कोशिका बोलते हैं, उस पैतृक कोशिका से छोटी सी कुछ उभार युक्त रचना निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं कलिकाएं। क्या बोलते हैं? कलिकाएं, है ना। जैसे ही कलिका निकलती है, जैसे ही कलिका निकलती है, तो पैतृक कोशिका का जो केंद्रक है,
इसमें स्थानांतरित हो जाता है। किसमें? इस कलिका में। मतलब सीधी बात डीएनए है ना, वो क्या होती है, इस कलिका में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। कलिका अपने आकार में वृद्धि करती है तथा लास्ट में पृथक होकर एक नए सुकाय का निर्माण करती है, मतलब नए कवक का निर्माण करती है। तो ये हो गया आपका 3 प्रजनन, वर्धी प्रजनन। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अलैंगिक प्रजनन। आपको बता दूं कि अलैंगिक प्रजनन में और वर्धी प्रजनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। एक कोशिका से काम चल जाता है, 2 नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक कोशिका से, इसमें भी एक कोशिका से काम हो जाती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम चलते हैं आइडिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन ना। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अलैंगिक प्रजनन आइडिया के द्वारा। तो ये क्या है देखें, है ना। तो कुछ कवक के, ये कवक है मान लो जाए, अब कवक तो कुछ भी तरह से हो सकता है यार, कुछ भी बना दो, है ना। ऐसे बन गया क्या, ये कवक बन गया। तो कुछ कवक में जो तंतु है, इसके जो तंतु है, तंतु मतलब भाग, सीधी बात, तंतु मतलब क्या समझते हो आप, देखो तो मान लो जाए ये पौधा है ना। अब ये पौधा क्या है, शाखित है, शाखी है, तो इसको तंतु नहीं बोलेंगे। अब यही ऐसे छोटे छोटे भागों में से बना रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे तंतु। क्या बोलेंगे, तंतु। ठीक है, तो ये तंतु और ये शाखित, इसमें फर्क है थोड़ा सा, है ना। अभी छोटी सी भाग है तंतु। तो कवक में कवक तंतु है, छोटी छोटी कोशिकाओं में टूट जाते हैं। पहले तो ये देखो कवक तंतु क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं में क्या हो गया, टूट गया, है ना। कवक है, उनके जो कवक तंतु होते हैं, सीधी बात ये तंतु ही बोल देंगे ना, एक छोटा सा है तो कवक को। सांप फुटू देखे होंगे, छोटा सा सांप फुटू नहीं बोलते, इसको डोरू फुटू बोलते हैं, ये देखे होंगे आप लोग, है ना। ये क्या है, तंतु है, सीधी बात। तो ये जो कवक तंतु है, छोटी छोटी कोशिकाओं में क्या होते हैं, पहले टूट जाते हैं, यहाँ से टूटते हैं, ये नीचे का मत तोड़ना, यहाँ से टूट रहे हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं आइडिया। सीधी बात, कोई फल लगा हुआ है माजा में, फल के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, तो इस कवक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फल के बारे में बात कर रहा हूँ, मान जाए। तो फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। तो जब फल एकदम ज़्यादा पक जाता है, अपने आप फटने लगता है, तो उसमें बहुत सारे बीज क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। वैसे टाइप से समझ लो थोड़ा बहुत, है ना। वैसे वही चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, वही टाइप थोड़ा समझ लो कि यहाँ पर जो कवक तंतु होते हैं, वो कवक तंतु छोटी छोटी कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है नहीं। और जिन्हें हम लोग बोलते हैं आइडिया। ठीक है, किसको बोलते हैं, आइडिया। समझ आया, ये कवक तंतु है, इस कवक तंतु से छोटे छोटे कोशिकाएं क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब टूट गया जी, टूटने के बाद इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडिया कहते हैं इसी को। ठीक है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, है ना। तो आइडिया, ये इसको आर्थ्रोस्पोर भी कहते हैं। देखिए थोड़ा दिक्कत होती है कई बार, आर्थ्रोस्पोर, आर्थ्रोस्पोर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये आर्थ्रोस्पोर है, वो क्या होता है, अब निकल के उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोस्पोर, कवक या आइडिया बोलते हैं, ये बता दिया मैंने, है ना। अब कवक तंतु, ये मुख्य कवक तंतु हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कोशिकाएं में भी टूट गए हैं, इसी के ऊपर है ना, नीचे नहीं गिरे हैं, इसी के ऊपर है, कवक तंतु के ऊपर ही है ना, अभी बाहर नहीं हुए हैं, ये बस टूटे बस है इसमें से। अब टूट कर नीचे गिर गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसमें से टूटे हुआ बस है ये, इसी के अंतर्गत है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कवक तंतु से अलग हो जाती है, अलग हो गई, अब क्या हो गई, अलग। अलग होने के पश्चात जब उपयुक्त माध्यम के संपर्क में आती है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक का निर्माण करती है। ये हो गया आइडिया द्वारा क्या है, अलैंगिक प्रजनन। आगे हम लोग चलते हैं क्लेमाइडो स्पोर्स द्वारा। किसके द्वारा, क्लेमाइडो स्पोर्स के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो कि कुछ परजीवी कवक होते हैं ना, उसमें कायिक कोशिका है, इनके जो कायिक कोशिका है, काय मतलब शरीर जी, काय मतलब क्या होता है, शरीर, उसको बोल रहा हूँ कायिक कोशिका। क्या बोल रहा हूँ मैं, कायिक कोशिका। तो कुछ कवक उसके जो कायिक कोशिका है, उस कायिक कोशिका के भाग कुछ कुछ अंतराल पर गोल मोटी भित्ति वाले बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो कोशिका काय है ना, उन कोशिकाओं के जो भाग है वो कुछ कुछ अंतराल पर, यहाँ पर इसको छोड़कर, इस भाग को छोड़कर, फिर यहाँ पर देखिए, माज ऐसे बनाया था मैं, चैप्टर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि ये भाग में आपको पास मोटी संरचना बन गई, ये भाग नहीं बना, फिर ये भाग में बन गया। मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ अंतराल पर, एक एक के अंतराल पर कह सकते हैं, या दो दो के अंतराल पर कह सकते हैं। ठीक है, ये माजा एक क्या है, कोशिका का है, तो यहाँ पर बनेगा तो यहाँ नहीं बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे। तो क्या होता है कि कोशिका काय के जो भाग है उसमें कुछ कुछ अंतराल पर मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाता है। जो कायिक कोशिका के छोटा सा भाग है, ये भाग है, माजे इस भाग को बोलते हैं, ये भाग है, ये कायिक कोशिका है। कुछ परजीवी कवक के जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका के जो भाग है वो छोटे छोटे अंतराल पर, कुछ कुछ अंतराल पर मोटी भित्ति वाले
बीजाणुओं में परिणत हो जाते हैं, मोटी भित्ति वाले हैं। तो ये देखिए इसमें कोई भित्ति नहीं था, आइडिया नॉर्मल था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कोशिका क्या है, उसमें से एक छोटा सा भाग निकलता है, ये निकल गया, उसी तरह एक और छोटा सा भाग निकल जाएगा, इसमें से एक छोटा भाग, लेकिन इनके चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है ऐसे। फर्क दोनों समझ आया, ये भी यही शरीर से निकल रहा है, ये भी यही शरीर, तो फर्क क्या है भाई, तो ये जब इस शरीर से मिलता है लेकिन छोटे छोटे भागों में निकलता है, ये थोड़ा बड़ा भाग में निकलता है और इसके चारों ओर क्या बनती है, मोटी भित्ति बन जाती है, और ये बीजाणु के रूप में कह सकते हैं, इसको बीजाणु कह सकते हैं, बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। और यही क्लेमाइडोस्पोर्स आगे क्या होती है, अंकुरित हो जाती है और नए कवक का क्या करती है, निर्माण करती है। ये भी आपको क्लियर हो गया, रिपीट करके सुनिए। आगे आता है चल बीजाणु द्वारा, है ना। अब मैं चल बीजाणु के बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा मैं। देखो तो ये चल बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आप पहली बार सुनोगे चल बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, ठीक है, बीजाणुधानी बोलते हैं इसको। ये चल बीजाणु का निर्माण कहाँ से होगा, बीजाणुधानी से होगा। अब ये बीजाणुधानी आपको ना मैं आगे प्रैक्टिकल जगह समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि पेड़ है, थोड़ा दृष्टांत दे देता हूँ, समझ आए तो नहीं आए तो भी अच्छी बात है, आए तो भी अच्छी बात है। ये मान जाए कोई पौधा है या पेड़ जो भी है, ये क्या है, बीजाणुद्भिद है, मतलब बीजाणु को, इसमें बीजाणु का निर्माण होता है। देखिए गैमेटोफाइट होता है ना, उसमें गैमिट का निर्माण होता है, गैमिटोफाइट होता है ना, जिसे किसको बोलते हैं, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। तो इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। उसी तरह ये क्या होता है, पौधा क्या होता है, बीजाणुद्भिद अर्थात स्पोरोफाइटिक, स्पोर मतलब बीजाणु, स्पोरोफाइटिक बीजाणुद्भिद, यहाँ से बनता है आपका बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके बाद स्पोर बनता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत क्लियर हो गई है ना। तो जो बीजाणुधानी है ना, उसी बीजाणुधानी में चल बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। यही चल बीजाणु जब निर्मित होते हैं तब वो नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। यह तो आपका हो गया चल बीजाणु, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। और चल बीजाणु भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें बता दूं, एक तो होता है प्रणोद, है ना, और एक तो होता है आपका कुर्च। एक तो होता है प्रणोद, एक तो होता है आपका कुर्च, है ना। एक कुर्च कशाभिका, कशाभिका वाले, ठीक है, और एक है कुर्च कशाभिका वाले। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि चल क्या है सर, मान लो जाए मेरे पास एक कवक है, ठीक, क्या है, कवक, और कवक में ऐसा कुछ लगा हुआ है, पूंछ या ऐसा कुछ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये आपका चल बीजाणु है, चल बीजाणु है, जो कि क्या कर सकता है, इसमें प्रचलन अंग है, यहाँ पर प्रचलन अंग बोलते हैं इसको, इसको कशाभिका बोलते हैं, इसको सीलिया बोलते हैं। ये कशाभिका के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं, पूंछ की तरह इधर इस तरफ होता है, एक बार इस तरफ होता है, एक बार इस तरफ होता है, ऐसे ऐसे। जैसे कि बता दूं ऐसा है, तो यहाँ पर ये ऐसे टाइप से है, पूंछ है, तो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ये इधर 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 ऐसे ऐसे हिलते रहता है, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तभी तो क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। सीधी बात है, रॉकेट देखें ना, रॉकेट में पीछे तरफ क्या होता है, धुआं निकलता है, तब आगे बढ़ता है। उसी तरह ये अपना पूंछ ऐसे ऐसे हिलाते जाता है ताकि वो आगे बढ़ता जाए, ठीक है। और सीलिया क्या है, सीलिया लेफ्ट राइट में है। तो नाव खे ना, नाव ऐसा होता है, नाव इधर 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 खेने का लगा होता है, तो ऐसे खेते जाते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसा वाला इसको सीलिया बोलते हैं। तो ऐसे जिसमें कुछ दिखाई दे रहा है, सीलिया हो चाहे कशाभिका हो, तो आप समझ जाना कि वो कौन से बीजाणु है, चल बीजाणु है, ठीक। तो मैंने क्या बताया, चल बीजाणु क्या है, देखो तो यहाँ पर क्या पाते हैं, कशाभिका। तो इनके दो प्रकार के चल बीजाणु पाते हैं, एक कौन से वाले, प्रणोद कशाभिका वाले, है ना। तो इस प्रकार के जो कशाभिका होता है वो लंबा होता है, चिकना होता है, आधारी भाग मस्त छोटा नरम होता है, ये वाला। और ये वाला क्या होता है, इस प्रकार के जो कशाभिका है अनेक सूक्ष्म रोम जुड़े रहते हैं। तो ये कशाभिका है ना, फ्लैजिला बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, रोम पाए जाएंगे, ठीक। ये हो गया आपका कुर्च कशाभिका, क्लियर हो गया। और आपको बता दूं कि आप 11वीं में हो तो आप पहली बार सुन रहे हो, हर चीज़ को पहली बार सुन रहे हो, ठीक है। आगे आता है आपका लैंगिक प्रजनन।
कौन सा प्रजनन है? लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन के लिए ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। देखो बस 2 जीव हालता है, ये देखो, एक नर प्रभेद रहेगा, एक मादा प्रभेद रहेगा, ठीक है। तो देखो कवकों में लैंगिक प्रजनन 2 प्रभेद वाला केंद्रकों के संयुग्मन के फलस्वरूप होता है। 2 प्रभेद वाला, एक क्या है? नर युग्मक हो गया, एक मादा युग्मक होगा, सीधी बात है नहीं, एक मादा होगा। तो कवक में लैंगिक प्रजनन 2 प्रभेद वाले केंद्रक, तो एक देखिए ये कोशिका है, ये कोशिका है, तो 2 प्रभेद वाले केंद्र। इसमें क्या है? इस वाले कोशिका में नर प्रभेद है, इस वाले कोशिका में क्या है? मादा प्रभेद है, मतलब इसमें मादा केंद्रक है, इसमें क्या है? नर केंद्रक है। हो सकता है कि एक ही कोशिका में नर केंद्रक और मादा केंद्रक हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इनमें भी क्या होता है? संलयन हो सकता है, ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 अवस्थाओं में होती है। किसमें? कवक में। एक तो है प्लाज्मोगैमी अवस्था, एक तो है आपका कैरियोगैमी अवस्था, एक तो है डाइकैरियन। अब आप सोचोगे सर ये पहले नया नया नाम सुन रहे हैं हम लोग, भाई नया चीज़ जुड़ेगा भाई, 11वीं आया हो 10वीं से, है ना। तो ये प्लाज्मोगैमी क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ, है ना। इसमें 2 कोशिकाओं के जो प्रोटोप्लास्ट है वो संलयित होती है। प्रोटोप्लास्ट कौन है भाई? एक कोशिका, ये दूसरा कोशिका है। आपको बता दूं थोड़ा सा, ये ऊपर का भाग को बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, ये उसके ऊपर का भाग बोलते हैं कोशिका भित्ति, इसके जस्ट नीचे भाग को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। मैं इंग्लिश नाम बताऊं तो इसको बोलते हैं सेल वाल, कोशिका भित्ति को जी, और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को। उसका इसके पूरे भाग को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। किसको छोड़कर? केंद्रक को छोड़कर। अगर इस पूरे भाग को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं कोशिका द्रव्य जी, तो इस केंद्रक को छोड़ना पड़ेगा। अगर केंद्रक को साथ में लेते हैं और कोशिका द्रव्य को एक साथ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। तो यहाँ पर हम लोग साइटोप्लाज्मा लिखकर क्या लिख सकते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। उसमें केंद्रक भी साथ में आ गया, ठीक। तो ये जो प्रोटोप्लाज्मा है उसी संबंधित एक बात आती है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना। वो क्या होती है? अपना संलयित होती है इन दोनों कोशिका का। सीधी बात ये है यार कि दोनों कोशिका संलयित होती है, ठीक है, पहली अवस्था में। दूसरा आता है कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी क्या है? तो कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जने कोशिका आकाश में क्या हो गया? संलयित हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोगैमी, ठीक। अब कैरियोगैमी क्या होता है? इनका एक केंद्रक है, इनके पास भी एक केंद्रक है, तो इनका केंद्रक और इनके केंद्रक का मिलना ही आपका कहलाएगा कैरियोगैमी, ठीक है। और तीसरा आता है आपका डाइकैरियन। प्लाज्मोगैमी के बाद जो कैरियोगैमी होती है ना, जिसके फलस्वरूप केंद्रक की क्या है? युग्मक है, केंद्रक है ना, वो युग्म बना देते हैं। अब दोनों एक यहाँ से यहाँ मिल गया, मिलने के बाद दोनों ने क्या हो गया? बीच में आ गया। अब दोनों ने देखो ये युग्म बना लिए, इसको डाइकैरियन कहते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों केंद्रक जब मिलेगा नर और मादा, तभी तो एक नए जीव का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो ये है 3 अवस्था लैंगिक प्रजनन की, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कवक जगत का बहुत ही सामान्य लक्षण। और ये सब पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि हम इन सब छोटी छोटी बातों को अगर जानते हैं, वैसे तो आपको लैंगिक प्रजनन का और प्रकार लिखेंगे, प्लेनेटोगैमेटी द्वारा, संयुग्मन द्वारा, असंयुग्मन द्वारा, युग्मधानी संपर्क द्वारा, ये बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो वो सब आप बताने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है। सीधा हम लोग कल हम लोग चलेंगे कवक के वर्गीकरण में, ठीक है। या तो कह सकते हैं हम लोग डायरेक्टली चलेंगे कौन कौन से, आज मैं पॉइंट को बता दे रहता हूँ ताकि आपको कल दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कल कवक जगत का वर्गीकरण, और ये सब देखकर आपको माइंड में घूम जाएगा। तो आज आप केवल इतना देख लीजिए कि हम लोग कवक जगत को 2 भागों में बांटेंगे, ये मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा, ठीक है। यूमाइकोटा 2 भागों में बांटेंगे, चल बीजाणु वाले, है ना, और संकोष्ठी कवक और पट्टयुक्त कवक, ठीक है। फिर इसको कवक का 2 भागों में बांटेंगे, मेस्टिकोमाइकोटिना, जैगोमाइकोटिना। इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, लैंगिक प्रजनन सहित, लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित। इसको 2 भागों में बांटेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और चैनल आप नए आए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।